टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे हुए कफन कफन जो प्रेमचंद्र का लिखा हुआ एक स्टोरी है, बहुत ही एक तरफ से कह सकते हैं दर्दनायक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्टोरी है। खास करके ये चैप्टर उर्दू में पढ़ना है। और वैसे स्टूडेंट जो अभी सचिवालय को फॉर्म भरे हुए हैं, सचिवालय में आपको पता है कि उर्दू एक ऑप्शनल पेपर है जहाँ से 100 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, है ना। 100 क्वेश्चंस में 300 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है वैसे स्टूडेंट के लिए जो उर्दू ऑप्शनल में चूज किए हुए। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू का पूरा सिलेबस को आप वीडियो के ज़रिए कवर करना, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सब वीडियो आपको यहाँ पे मौजूद हो जाए विथ मटेरियल के साथ, पूरे डिटेल ऑब्जेक्टिव सहित, क्वेश्चन सहित और थ्योरी सहित। ठीक है, तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो है सो स्टार्ट होती है, जो लिखने की कोशिश किया है वो है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने चैप्टर लिखा है जिसका नाम है कफन। ठीक है, इसमें जनरली 3 करेक्टर हैं, 3 करेक्टर हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला जो करेक्टर है उसका नाम है घीसू। फर्स्ट करेक्टर जो आपको ध्यान रखना है वो घीसू है ना। देखिए, पहला जो चैप्टर करेक्टर है उसका नाम है घीसू, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, घीसू। और ये घीसू जो है सो वो बाप है। किसका बाप है? तो माधव, माधव इसका बेटा है। ठीक है, माधव इसका बेटा है, ये बाप है, ये इसका बेटा है। और ये माधव की एक पत्नी है और वो पत्नी बीवी का नाम है बुधिया। क्या नाम है? बुधिया। तो ये बुधिया क्या है? इसकी पत्नी है, मीन्स घीसू की बहू है। तो टोटल 3 करेक्टर है इस चैप्टर में। ठीक है, इस स्टोरी में जो आपको समझना है, घीसू बाप है, माधव बेटा है, और ये बुधिया माधव की बीवी पत्नी यानी घीसू की बहू है। ठीक है, और पूरा चैप्टर यही तीनों करेक्टर पर क्या करेगा, रन करेगा। एक और करेक्टर यहाँ पे आने वाला है जिसको कहते हैं ठाकुर साहब। और ठाकुर साहब जो है सो घीसू का एक दोस्त है, ठाकुर साहब, और है ना, इसका ये भी इसमें आएगा। तो ठाकुर साहब क्या करता है, घीसू का एक दोस्त है। जो घीसू आज से ठीक 20 साल पहले ठाकुर साहब के बारात जाता है, जहाँ पे इसको ढेर सारा खाने के लिए, पेट भर खाने के लिए मिलता है, जिसका जिक्र घीसू ने इसमें बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टोटल यहाँ पे 4 करेक्टर, पहला घीसू और माधव और तीसरा बुधिया, जिसमें 3 करेक्टर मेन है। घीसू बाप है, माधव उसका बेटा है और बुधिया उसकी है ना बीवी, माधव की बीवी यानी घीसू की बहू है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में जनरली बताया गया है कि किस तरह से घीसू और माधव पूरा निर्दयी है अपने फैमिली को लेकर के। ये सब पूरा सुस्त, इसको कहते हैं कि पूरा एकदम ये लापरवाह इंसान, सुस्त, या तो फिर क्या कह सकते हैं उसको, कंजूस, या तो क्या कहते हैं उसको, एक तरह से काम करने वाला नहीं है, एकदम क्या कहते हैं, एकदम काम नहीं करने वाला, कोढ़िया इंसान के रूप में सब है ना इस चैप्टर में इसका रोल किया गया है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर में, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, पढ़ते चल जा रहे हैं, आपको ईमानदारी से पहले सुनते चल जाएंगे। तो कफन स्टार्ट चैप्टर करते हैं हम लोग। चैप्टर कुछ इस टाइप का है, नहीं, चैप्टर कुछ इस टाइप का है। चैप्टर का नाम है कफन, जो प्रेमचंद्र लिखा हुआ। ठीक है, स्टार्ट इस तरह से होता है कि झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बूझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा मतलब घीसू और माधव दोनों एक बूझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अलाव मतलब आग के सामने चुपचाप बैठे हुए, चूंकि ठंडी का टाइम है। और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया मतलब घीसू की बहू और माधव की बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। उसकी बीवी प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे, है ना, फिर भी वो सब कुछ करता नहीं था, इतना कोढ़िया था। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था, फिर भी ये दोनों बाप बेटा पर कोई असर नहीं पड़ता था। घीसू जो माधव के बाप था, उसका ससुर जी, क्या कहता है कि मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख लो। अपना माधव से कहता है, घीसू अपना बेटा से कहता है माधव से कि मालूम होता कि वो बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा
देख लो, देख तो आ। माधव चिढ़ कर बोला, उसका बेटा चिढ़ कर बोलता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तब उसका घीसू उसका बाप कहता है, तू बड़ा बेदर्द है ना, बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता है ना। वो घीसू कहता है किसको, अपना बेटा को। चमारों का कुनबा था, है ना, चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम, मतलब एक तरह से क्या कर सकता, कोढ़िया इंसान था। घीसू घीसू उसके बाप के बारे में बात, घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक दिन काम करता था तो कितने दिन तक आराम करता था, 3 दिन, ध्यान रखेंगे। एक कोढ़िया इंसान घीसू एक दिन का काम करता था, 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो, है ना, तो घंटे भर चिलम पीता। उसका बेटा और बाप दोनों एक ही है। उसका बाप अगर एक दिन काम करता तो 3 दिन क्या करता, बैठा खाता। और कामचोर उसका बेटा माधव भी आधा घंटा काम करता तो घंटे भर चिलम पीता रहता था। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम खाई थी कि अगर जब तक मुट्ठी भर चावल खत्म ना हो तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। जब 2-4 फाके हो जाते घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच जाता। उसका बाप घीसू जा, है ना, पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां तोड़ता था और माधव बाजार में जाके बेच आता था। और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते, मतलब पैसा जब तक खत्म नहीं होता तब तक इधर, है ना, घर से बाहर नहीं निकलता। जब फाके की नौबत आ जाती, जब खाना वाना सब खत्म हो जाता तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था क्योंकि काम बहुत था मेहनती आदमी के लिए। 50 काम थे, मगर इन दोनों कोढ़िया लोगों की उस वक्त बुलाते, है ना, उसको बुलाता नहीं था जो कोढ़िया लोग था, उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना था। मतलब लोगों के पास क्या था, इसको बुलाता नहीं था, तभी बुलाता था जब उसके पास मजबूरी हो जाता था। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए थे। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन मतलब गरीब इतने की वसूली की आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज देते थे। इतना गरीब था कि लोगों को उम्मीद था कि इसको पैसा देंगे तो रिटर्न नहीं मिलने जा रहा, फिर भी इसके इतना लाचार थे, कुछ ना कुछ इसको कर्ज दे ही देते थे। ठीक है। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 है ना उस उखाड़ लाते और रात को चूसते। हमारा उस मतलब क्या होता है, ये क्या कहते हैं, गन्ना कतारी, है ना, गन्ने लोग। तो क्या करता है कि इसको घर में बगल से ये आलू हो गया, ये खेतों से मटर उखाड़ के लाता, वही से खाता, या फिर क्या होता है गन्ना उन्ना को ला करके चूसते रहता था। घीसू ने आकाशवृत्ति से 8 साल की उम्र, घीसू ने आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी थी। मतलब घीसू का उम्र कितना था, 60 साल। इसी तरह से अपना जिंदगी काट दी थी। और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था। और इसका बेटा भी जब वो बाप है बेटा भी कम काहे को रहेगा, उसी के अनुसार ये भी क्या कर रहा, अपनी जिंदगी काट रहा था। बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था, मतलब उसके चांद में और चांद लगा दिया था और कोढ़िया था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोदे लाए थे। रवि क्या कर रहा था, फिलहाल दोनों आलू को भून ही रहा था, जो दूसरे घर से चोरी करके लाया था। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। घीसू जो उसका मम्मी था, घीसू का जो बीवी था, बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। मतलब उसका बीवी भी उसी टाइप की थी, लेकिन जब ये आई थी तो कुछ न कुछ व्यवस्था ही लाई थी। पिसाई करके या घास छील कर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगरतों का दोजख भरते रहती थी। मतलब खाने पीने का इंतजाम वही करती थी, है ना।
बुधनी ही। जब से वह आई ये दोनों और भी आलसी और है ना आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएंगे, है ना। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। घीसू बोलता है, आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यह तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है यहाँ, है ना। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया माधव को जब पूछता तो माधव को डर था कि अगर वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा, है ना, भाग साफ कर देगा। बोला मुझे वहां जाते डर लगता है, इसलिए क्या करता है ये बहाना मार देता है कि वहां जाने में डर लगता है ना, क्योंकि इसको डर था कि जब उधर जाएंगे तो उसका बाप क्या करेगा, आलू का फागा खा जाएगा। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ना, घीसू कहता है। तो तुम ही जाकर देखो ना, उसका बेटा कहता तो तुम ही जाके देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी, घीसू कहता कि जब मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं है घर में, उसका बाप बोलता है। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो, जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। मतलब घीसू के कितने बच्चे थे, 9 बच्चे, 9 का यही तरह। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुतिस है ना कुतिस्त मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जो तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। उसकी सरलता और निरीहाता से दूसरे लोग, है ना, बेजा फायदा तो नहीं उठाते। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे प्रेमचंद्र ये कहना चाहते हैं कि 2 दशा है। एक ये है घीसू और उसका बेटा माधव कुछ नहीं करता फिर भी ये सब खाने को मिल जाता है, और एक बेचारा गरीब इंसान जो दिन भर रात भर मेहनत करता है उसके बावजूद भी उसका भी हाल वही है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है कि ऐसे हालात हैं, है ना। दोनों आलू निकालकर, आगे क्या बोल रहा है, दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें, है ना। कई बार दोनों की जुबानें जल गई। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जुबान, हलक और तालू को जला देता, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंड करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते। कहने का मतलब प्रेमचंद्र ये कितने रियलाइज के साथ, कितने अजीब टाइप का है ना, प्रेमचंद्र कहाँ तक सोच सकता है। आप देखिए कि वो इतने बेसब्र इंसान थे कि खास करके अपना बीवी को छोड़ करके देखने के लिए वो आलू को देखता था कि आलू ठंडा भी न होने दे रहा था और उसको निकल रहे थे किस तरह से, है ना, ये भुक्खड़ के जैसा उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे, है ना।
घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। इसी क्रम में एक नया करेक्टर आता है ठाकुर। घीसू को वही खाने के वक्त में ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मतलब शांति मिली थी खाने को लिए, शांति सुख, वह उसके जीवन में एक याद रखने वाला लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा भी थी। बोला वह भोजन नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको छोटे छोटे है ना, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोजन में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं था, जो चीज़ मांगो है ना और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते। मना करते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते थे। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझ थी। खान है ना, खड़ा ना हुआ जाता, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया दिल था वह ठाकुर का। मतलब ठाकुर के बारे में जिक्र कर रहा कि उतना अच्छा खाना हम लोग कभी खाए नहीं है। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा ले रहा था। माधव भी कम तो था नहीं, जो वो बोल रहा था तो इसका बेटा जो से मजा मन ही मन मजा ले रहे थे। लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में है ना, बटोरने में कभी कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 21 पूरियाँ खाई होगी, उसका बेटा कहता तुमने तो 21 पूरियाँ खाई होगी है ना। 20 से ज़्यादा खाई थी, उसका बाप कहता है मैं 50 खा जाता। इसका बेटा कहता कि अगर हम रहते तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तू मेरा आधा भी नहीं है ना। अच्छा पट्ठा था तू मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़ कर पांव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मार पड़े हैं, है ना। दोनों का कंपैरिजन एक अजगर से किया, ध्यान रखेंगे चैप्टर में आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। और बुधिया अभी तक करा रही थी बेचारी और पेन पीड़ा से परेशान थी। सवेरे जब माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री, उसकी बीवी ठंडी हो गई थी और मतलब खत्म हो गई थी, मर गई थी। कराहते हुए चिढ़ते हुए बेचारी मर गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई है ना, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था और बेचारी मर गई थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों से को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन और लकड़ी का फिक्र करनी थी, पर घर में तो टूटी या कौन कौड़ी पैसा भी नहीं था। पैसा इस तरह का गायब था कि जैसे चील के घोंसले में मांस। देखिए प्रेमचंद ने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया कि चील के घोंसले में जिस तरह से पैसा नहीं रहता, उसी टाइप का इसका कंपैरिजन किया था कि कफन और लकड़ी के लिए तो पैसे चाहिए, बट इसके घर में पैसे नहीं थे, जैसे कि चील के घोंसले में मांस होता हो। मांस तो नहीं रहता ना भाई। उस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे चोरी करने के लिए, वादे पर काम चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा है ना, मुद्दा वह हमें दगा दी गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा।
मालिक तबाह हो गया, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन, उसकी मिट्टी उठेगी, उसके मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर आ जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, और जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं है ना, दंड करने का अवसर नहीं था। जी मैं कुड़ते हुए 2 रुपया निकाल कर फेंक दिया, मगर शांतावना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला, उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदारों के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं अनजान अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गई, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंदें आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यहाँ यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेता। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला मतलब शराब के घर के सामने जा पहुँचे, और जैसे किसी पूर्वी निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियां आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों जरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पत्ता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग है ना बामनों को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं, कौन देखता है ना। ब्राह्मणों को पंडित को हजारों रुपया क्यों दे देता है, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है ना। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गए, है ना, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे, और क्या कर सकते। माधव भी हंसा, इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिला कर। अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने में के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था, है ना। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उससे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो,
उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। भोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और जरूर मिलेगा, इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपया तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था ना। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं है? फिर कहता, कौन देगा, बताते हैं क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की बार रुपया हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटता जाता था, कोई अपने दोस्तों के मुंह से कुलाइड लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में भी सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लाती थी। और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं या ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बल्ली हैं, है ना, बल्ली हैं, पूरे बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियां का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है, अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मारने मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश होके वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना छमकावे ठगनी, ठगिनी क्यों नैना छमकावे ठगिनी। पिकड़ों की आंखों में इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। और ये था आपका छोटा सा स्टोरी, कफन, जो प्रेमचंद्र की लिखा हुआ था। जितने सारे तो ये था आपका छोटा स्टोरी, कफन, जो प्रेमचंद्र का लिखा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड हम कर देंगे, जो पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। दूसरी बात कि इसका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे जो अगले वीडियो में हम लोग क्लियर करवा देंगे। आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।